Hello, so my name is Abhinav Singh, and today we will be continuing our third lecture of circles. तो मतलब हम लोग पिछले क्लास में ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स कुछ फॉर्म देखे थे और टेंजेंट टू सर्कल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं ये हम लोग ने देखा था। उसी को आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और इक्वेशन ऑफ बहुत सारे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स लिखने के तरीके हैं और कुछ कुछ इक्वेशंस हम लोग की बच गई थी, उन्हीं को इस वाली क्लास में आज हम लोग कवर करेंगे। और फिर हम लोग जैसे टेंजेंट देखे थे कि क्या होती है वैसे ही नॉर्मल देखेंगे कि नॉर्मल क्या होता है, और फिर नॉर्मल टू सर्कल क्या होता है ये देखेंगे। और फिर हम लोग एक कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ये टर्म क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। तो बेसिकली जब भी हम लोग ऐसा कोई प्रॉब्लम टैकल करें तो हम लोग के माइंड में वही होना चाहिए कि जो हम लोग की जो टेंजेंट टू सर्कल की जो तीन प्रॉपर्टीज हैं उन्हीं का यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। तीन क्या मतलब अगर एक भी याद हो जाए तो भी मतलब एक भी याद हो जाए तो बाकी सब एक दूसरे से डेराइव हो जाती हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो टेंजेंट लाइन है वो सर्कल को केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि उसकी डिस्टेंस सेंटर से आर होगी। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि उस टेंजेंट की सर्कल पे जो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट होगा उस टेंजेंट का, मतलब उस लाइन का जो सर्कल पे लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट होगा वो क्या होगा, वो जीरो होगा। तो यही तीन प्रॉपर्टीज हैं अपने पास। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि फाइंड सी सच दैट y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, मतलब ये m सेम है, m फिक्स्ड है यहाँ पे। और ये कह रहा है कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी इज टेंजेंट टू दिस सर्कल। अब यहाँ पे हम लोग क्या यूज करें। अच्छा, तो मतलब सबसे कन्वीनियंट जो चीज होती है यूज करने के लिए, अगर हम लोग को सेंटर पता है, क्योंकि हम लोग को सेंटर पता है सर्कल का, तो द मोस्ट कन्वीनियंट थिंग इज टू यूज दिस प्रॉपर्टी दैट द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू आर। ये सबसे कन्वीनियंट होगा यूज करने के लिए, क्योंकि इसमें हम लोग को बस डायरेक्ट इक्वेशन लिखना है। अगर इससे पहली वाली का यूज करेंगे तो वो थोड़ा लेंदी जा सकता है, उसमें क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा, फिर डिस्क्रिमिनेंट जीरो करना पड़ेगा, मतलब इट कैन गो लेंदियर। पर ये जो प्रॉपर्टी है ये सर्कल की स्पेशल प्रॉपर्टी है और इसका हम लोग बहुत आसानी से यूज करके अपना काम बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो चलो मतलब देखते हैं। ये अपना एच कॉमा के है और ये लाइन है, और हम क्या कह रहे हैं कि ये वाली जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर ये आर है। अच्छा, अगर ये डिस्टेंस आर है तो हम लोग क्या लिखेंगे कि के माइनस एम एच माइनस सी का मॉड डिवाइडेड बाई अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू आर, यानी कि के माइनस एम एच माइनस सी का मॉड बराबर आर अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। या फिर और हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग और कह सकते हैं कि के माइनस एम एच माइनस सी इक्वल्स टू प्लस माइनस आर अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। या फिर हम लोग को निकालना था सी, तो सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा के माइनस एम एच माइनस प्लस आर अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। ये अपना सी आ गया। तो बेसिकली जो हम लोग का इक्वेशन ऑफ द सर्कल हो जाएगा वो हो जाएगा y इक्वल्स टू, यहाँ से मैं फिर आ रहा हूँ, एम एक्स प्लस सी, तो y माइनस एम एक्स माइनस सी, वोट इज माइनस सी, माइनस सी है माइनस के प्लस एम एच प्लस माइनस आर अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो अपना पुराना इक्वेशन था, मतलब पुराना नहीं, जो अपना पूरा वो पहले वाला इक्वेशन था, तो जब हम लोग का सर्कल जीरो का जीरो था तब हम लोग को याद है कि हम लोग का जो इक्वेशन आता था वो आता था प्लस माइनस आर अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। और जब सेंटर अपना एच कॉमा के पे शिफ्ट हो गया है तो यही इक्वेशन क्या बन जा रहा है, ये। और ये हम लोग आसानी से कह भी सकते थे, मतलब ये तो मैंने पूरा करके दिखाया है। पर अगर हम लोग उस वाले कॉन्सेप्ट से चले कि हम लोग जो सेंटर को शिफ्ट करने वाले कॉन्सेप्ट से, उससे भी हम लोग ये चीज़ आसानी से निकाल सकते थे। और ऐसा हम लोग करके देखे भी हैं। जब हम लोग मतलब एक्स एक्स डैश प्लस वाई वाई डैश इक्वल टू सी स्क्वायर का यूज करके, जब हम लोग एक्स एक्स डैश प्लस वाई वाई डैश प्लस जी एक्स प्लस एक्स डैश प्लस एफ वाई प्लस वाई डैश प्लस सी सी इक्वल टू जीरो, जब हम लोग वो निकाले थे तभी हम लोग वही सेम चीज किए थे कि सेंटर को शिफ्ट कर दिए थे। तो हम लोग का वही मतलब जो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट आया था वो उस फॉर्म का आ गया था। वैसे ही अगर हम लोग का ये वाला इक्वेशन दिया हो जब सेंटर जीरो कॉमा जीरो हो, इसी में सेंटर को शिफ्ट कर दें एच कॉमा के पे, तो ये वाला इक्वेशन बन जा रहा है। मतलब इसको उस तरीके से याद भी रख सकते हैं और उसका मतलब भी वही होता है जो हम लोग समझ रहे हैं। और बेसिकली और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये ठीक है अगर याद
रह जाए तो अच्छी बात है कि सेंटर को शिफ्ट कर लेंगे वो। पर मेन जो चीज़ है, मेन जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग को ध्यान में रखना है कि द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू आर। अगर कभी भी सेंटर पता हो तो, और टेंजेंट के बारे में कोई बात हो रही हो सर्कल के स्पेसिफिकली, तब हम लोग को इस चीज़ पे जरूर जानना चाहिए कि उस लाइन की सेंटर से डिस्टेंस आर है कि नहीं है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब हम लोग को बताना है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट पी अल्फा एंड पी बीटा। तो बेसिकली ये अपना सर्कल है, ये अल्फा अल्फा और बीटा मतलब वही कि उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो ए कॉस अल्फा कॉमा ए साइन अल्फा है, और बीटा मतलब कि उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए कॉस बीटा कॉमा ए साइन बीटा है। ये 0,0, ये अपना पॉइंट पी है और इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो कैसे करेंगे हम लोग? तो बेसिक सी बात है कि मतलब इसमें हम लोग को वही करना चाहिए कि इस लाइन का इक्वेशन लिखना चाहिए, और फिर इस लाइन का इक्वेशन लिखना चाहिए, और फिर निकाल लेना चाहिए। या फिर और कोई भी मेथड है जो कि हम लोग सोच सकते हैं। ये वाला एंगल अल्फा है और ये वाला एंगल माइनस बीटा है। माइनस बीटा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डायरेक्शन रिवर्स है। अच्छा, और हम लोग को निकालना है ये वाला पॉइंट। यू नीड टू फाइंड दिस पॉइंट। अच्छा, और ये वाला लाइन इसका एंगल बाइसेक्टर है क्या? कि अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये 90 डिग्रीज है, ये बराबर है, ये बराबर है, ये भी बराबर है। तो ए ऐसी कॉन्ग्रुएंस है, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या क्या हो गए, ये दोनों ट्राइंगल्स जो है अपने कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला जो एंगल है इट विल बी बाइसेक्टेड बाय दिस लाइन। अच्छा, मतलब अगर मैं फिगर थोड़ा और अच्छे से ड्रॉ कर लूँ, ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल बीटा है। तो अपना ये वाला एंगल क्या होगा? ये वाला एंगल होगा अल्फा प्लस बीटा बाई टू, क्योंकि दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ दीज टू लाइंस। बेसिकली ये वाला एंगल जो है वो बीटा माइनस अल्फा होगा, और ये वाला छोटा वाला बीटा माइनस अल्फा बाई टू होगा। तो हम लोग को करना क्या है कि बीटा माइनस अल्फा बाई टू प्लस अल्फा करना है। तो इट विल बिकम बीटा प्लस अल्फा बाई टू। अच्छा, ये बीटा प्लस अल्फा बाई टू हो गया, और ये हमको पता है ए है, ये भी पता है ए है। तो क्या ये वाला लेंथ निकल सकता है क्या? अगर हम लोग सोचे थोड़ा सा तो ये वाला लेंथ कैसे निकलेगा? जैसे इस ट्राइंगल को, ये वाला जो है ये, इसको बाहर इधर लेते आते हैं। ये 90 डिग्री है, ये वाला एंगल है बीटा माइनस अल्फा बाई टू, ठीक है, और ये ए है। तो अब हम लोग क्या जानते हैं कि cos ऑफ बीटा माइनस अल्फा बाई टू, दिस विल बी इक्वल टू p, let us call this as p, that will be equal to a by p. So p will be equal to a by cos बीटा माइनस अल्फा बाई टू। अच्छा, अगर हम लोग को p पता चल गया, अब जैसे एक सर्कल है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको पता चल गई, और ये एंगल पता चल गया जो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, तो हमको ये वाला पॉइंट भी पता चल गया। तो हम अपना जो पी पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा स्मॉल पी कॉस थीटा कॉमा स्मॉल पी साइन थीटा। और ये चीज़ क्या होगी? स्मॉल पी क्या है? ए अपॉन कॉस बीटा माइनस अल्फा बाई टू, और थीटा है कॉस बीटा प्लस अल्फा बाई टू कॉमा ए बाई कॉस बीटा माइनस अल्फा बाई टू साइन बीटा प्लस अल्फा बाई टू। ये चीज़ हम लोग का बहुत टाइम सेव कर सकता है बहुत जगह, इसको ध्यान में रखना है। और अगर ये रिजल्ट ध्यान में हो चाहे ना हो, पर जिस तरीके से हमने सॉल्व किया वो तो एकदम ध्यान में रखना है, क्योंकि हम लोग की चीज़ें बहुत लेंदी हो सकती हैं अगर हम लोग इक्वेशन सॉल्व करने चले जाएं। तो इसको ध्यान में रखना है कि हम लोग किस अप्रोच से कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग जो अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम जो दो पॉइंट पड़े थे, दो तरीके का, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और एक आर और थीटा वाला, तो यहाँ हम लोग आर और थीटा वाले का बेसिकली यूज कर रहे हैं पॉइंट को निकालने के लिए। ठीक है, क्योंकि मतलब हम लोग पहले आर फाइंड कर ले रहे हैं फिर थीटा, और फिर हम लोग अपना काम कर ले रहे हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो अभी जैसे हम लोग ने एक टेंजेंट का डील, मतलब ये डील कर रहे थे कि किसी एक पॉइंट से एक सर्कल पे एक टेंजेंट खींचा जा रहा है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर वो पॉइंट बाहर है सर्कल के तो उससे दो टेंजेंट खींचा जा सके। तो वैसा ही कुछ चलो देखते हैं कि एक पॉइंट दिया है 2,5 और एक सर्कल दिया है फाइंड, और फिर कह रहा है कि वी हैव टू फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम P टू द सर्कल C।
अच्छा, ये निकालना है। तो बेसिकली ये मैंने डेटा थोड़ा फेमिलियरिटी के लिए लिया है कि हम लोग को समझ में आए बात क्या हो रही है। पर हम लोग सॉल्व इसको जनरल केस के लिए करते हैं। मतलब कि अपने को पी दिया है और ये सी दिया है, सी का इक्वेशन दिया है, मतलब वही एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एस बटा एक्स। अगर इस फॉर्म का इक्वेशन दिया है तो फिर हम लोग शिफ्ट करना होगा, तो बस यहाँ पे एक्स प्लस जी वाई प्लस एफ करके कर देंगे, मतलब फाइनल इक्वेशन है। तो अभी बेसिकली हम लोग को क्या करना है कि ये सर्कल का इक्वेशन है अपने पास, ये पी का इक्वेशन है, अभी इसको मत देखो, इसको छोड़ो, हटाओ। और फिर ये जो पहली टेंजेंट और दूसरी टेंजेंट को जो मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तब तभी हम लोग को कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिलता है। तो उसी का इक्वेशन हम लोग को निकालना है। तो अभी हम लोग उसको कैसे करेंगे? तो यार ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए ना सामने डायरेक्ट, तो दिमाग नहीं चलता है। दिमाग मतलब अभी तो नहीं समझ में आ रहा है कि कंबाइंड इक्वेशन पहले कैसे लिखेंगे, कंबाइंड इक्वेशन है क्या। तो हम लोग जो बेसिक कॉन्सेप्ट पे जिसको मैं बार बार स्ट्रेस कर रहा था उसी पे जाते हैं। यार कंबाइंड इक्वेशन मतलब क्या? कि कोई भी पॉइंट, मतलब कंबाइंड इक्वेशन यही ना कि अगर कोई भी पॉइंट एच कॉमा के इन दोनों लाइंस पे लाई कर रहा है, तो उसी एच कॉमा के लोकस चाहिए हम लोग को। यही काम है ना, कंबाइंड इक्वेशन निकालने का यही काम है। मतलब वी हैव टू फाइंड द लोकस ऑफ एच कॉमा के सच दैट एच कॉमा के लाइज ऑन दीज टू लाइंस। अच्छा, ठीक है। और अब इन दोनों लाइंस के बारे में हम लोग जानते क्या है? इन दोनों लाइंस के बारे में हम लोग एक ही चीज जानते हैं कि दीज आर टेंजेंट्स टू दिस सर्कल, एंड सेकेंड दैट दे पास थ्रू दिस पॉइंट। तो पहला क्या जानते हैं कि ये लोग टेंजेंट है, और दूसरा जानते हैं कि ये लोग इस पॉइंट से पास हो रही हैं। अब वो लोग ये दोनों लाइन इस पॉइंट से पास हो रही हैं, तो इनका इक्वेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं? वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल्स टू। और दूसरी चीज, हम लोग ने क्या कहा है कि एच कॉमा के का ही हम लोग को लोकस निकालना है, और एच कॉमा के इन्हीं दोनों लाइंस पे लाई कर रहा है। तो एक पहला इक्वेशन हम लोग के पास ये आ गया। अब दूसरा इक्वेशन का बात करते हैं। दूसरा इक्वेशन मतलब इसी लाइन को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करके लिखें, तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा। एक मिनट, इसी को सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये यहाँ पे जाएगा, तो बनेगा वाई एच माइनस वाई वन एच माइनस एक्स वन वाई प्लस एक्स वन वाई वन इक्वल्स टू के एक्स माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन के प्लस एक्स वन वाई वन। एक्स वन वाई वन कैंसिल आउट हो गया, तो ये इक्वेशन जो बन रहा है वो बन रहा है वाई एच माइनस एक्स के इक्वल्स टू, एक मिनट, जो इक्वेशन बन रहा है उसमें जो y का कोएफिशिएंट आ रहा है वो आ रहा है y इंटू एच माइनस एक्स वन, और जो x का कोएफिशिएंट आ रहा है वो आ रहा है माइनस एक्स इंटू के माइनस वाई वन, और ये कांस्टेंट जो आ रहा है अपना वो आ रहा है वाई वन एच यहाँ से माइनस एक्स वन के। तो एक बार चेक कर ले रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, छः टर्म इधर छः टर्म इधर, तो अपना सही है। तो इस लाइन का इक्वेशन जो है वो कुछ ऐसा है। ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन कुछ ऐसा है। और अब एक और चीज हम लोग को क्या पता थी, एक और इम्पोर्टेंट चीज हम लोग को इस लाइन के बारे में ये पता थी कि ये लाइन जो है इट पासिस, सॉरी, इट इज टेंजेंट टू दिस सर्कल। तो इसकी डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस ऑफ एल फ्रॉम सी, ये आर होगी। तो हम लोग डायरेक्ट जो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन का फॉर्मूला होता है वो लगाते हैं। तो इसकी हम लोग जब डिस्टेंस निकालेंगे 0,0 से, तो क्या आएगी? यहाँ पे जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, केवल यही आएगा वाई वन एच माइनस एक्स वन के का मॉड बराबर आर स्क्वायर इंटू एच माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस के माइनस वाई वन का स्क्वायर। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें, अब यहाँ पे केवल एच है, के है एक्स वन वाई वन, आर एच के एक्स वन वाई वन, मतलब बेसिकली ये केवल एक एच और के में एक इक्वेशन है। तो ये एच और के का लोकस हो गया, और अगर ये एच और के का लोकस हो गया, तो बेसिकली इन दोनों लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग को एच को एक्स से रिप्लेस कर देना है, के को वाई से। काइंड वी मूव दिस टू दैट पेज। लग तो नहीं रहा है, इसको फिर से पूरा लिखना पड़ेगा, क्यों नहीं?
तो हम लोग के पास उन दोनों लाइंस का जो इक्वेशन आया था वो क्या आया था, वो आया था y1x माइनस x1y का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर इंटू एक्स माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब इसी इक्वेशन को जब हम लोग रीअरेंज करेंगे तो हम लोग को जानते हो कैसे मिलेगा, इसको हम लोग रीअरेंज करेंगे तो हम लोग को कुछ ऐसा मिलेगा। इस वाली इक्वेशन को अगर हम लोग रीअरेंज करके लिखेंगे तो हम लोग को कुछ ऐसा मिलेगा। अब जो रीअरेंज मतलब इसको हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं और ऐसा रीअरेंज भी कर सकते हैं, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो इसको वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे ये जो मैंने ऊपर लिखा है इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ। पहले लिखूंगा एक्स स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस, सॉरी, माइनस माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस माइनस ए स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 अपना आर एक्सिस में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर एक्स1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 माइनस 2xy x1 y1 माइनस 2x ए स्क्वायर x1 माइनस 2y ए स्क्वायर y1। अब कुछ टर्म्स कैंसिल होंगे, जैसे ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो अपने पास जो फाइनल इक्वेशन बनी यहाँ से वो क्या बनी, एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर x1 स्क्वायर, ये तो मैं कर दिया मैंने पहले, माइनस 2xy x1 y1, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है ए स्क्वायर इंटू, जैसे मैंने कौन सी टर्म ली, ये दोनों टर्म्स ले ली। अब इन सारी ए स्क्वायर के मतलब जिनमें ए स्क्वायर है उनको उस साइड लेता जा रहा हूँ। तो ए स्क्वायर है तो इस साइड लेके जाएंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ये शायद वाई स्क्वायर होना चाहिए अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ, ये वाई स्क्वायर होगा, वन स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर माइनस 2x x1 माइनस 2y y1। शायद मैंने कुछ गलत किया है क्योंकि यहाँ पे एक प्लस का टर्म बन रहा है। खैर, तो ये बना x y1 प्लस y x1 का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, जैसे इनको इनको और इनको 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 और इनको, ये इक्वेशन आई अपने पास। अब पीछे जाके देखता हूँ कि क्या हम लोग से कुछ गलती हुई है क्या। ये तो नहीं लग रही, बट ये माइनस के x1 प्लस, सो लीव द कैलकुलेशंस असाइड। मतलब बेसिकली चीज ये है कि हम लोग ने ये कॉन्सेप्ट जो था अपना, कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो था कि एक लाइन की जो डिस्टेंस सेंटर ऑफ द सर्कल से है उसको यूज करके हम लोग ने पेयर ऑफ इक्वेशन के मतलब पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन निकाल ली। और वो पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन कुछ ऐसी आती है, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद एक बहुत ही फेमस इक्वेशन बन जाता है जो कि केवल सर्कल्स के लिए नहीं बाकी सारे कर्व्स के लिए वैलिड है। और वो इक्वेशन है टी स्क्वायर इक्वल्स टू एस एस वन। क्योंकि अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो है अपना टेंजेंट का इक्वेशन है। मतलब अगर x1 y1 पे एक सर्कल के लिए टेंजेंट लिखी जाती तो वो कुछ ऐसे ही लिखी जाती। और ये वाला जो इक्वेशन है ये अपने कर्व का इक्वेशन है। और ये वाला जो इक्वेशन है वो अगर हम लोग अपने कर्व में x1 y1 डाल दें तब आएगा। तो ये S1 है, ये S है और ये T है। तो बेसिकली जो अपना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट है वो टी स्क्वायर इक्वल टू एस एस बनाता है। और ये वैलिड फॉर ऑल कर्व्स होता है, मतलब ये पैराबोला, मतलब पैराबोला एलिप्स सबके लिए काम करेगा। और एक और बात इंपॉर्टेंट कि ये जो अपना सर्कल आता है स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2y प्लस c, उसके लिए भी ये काम करेगा। और अच्छा ऐसा ये क्यों काम करेगा, मतलब ये क्वेश्चन तो हम लोगों को पूछना चाहिए। तो बेसिकली ये काम इसलिए करेगा क्योंकि जो अपनी इक्वेशन आई ना वो इसमें रिड्यूस हो गई, इस चीज में।
और ये जो टी है ये किसी सेंटर या किसी कोऑर्डिनेट प्लेन पे नहीं डिपेंड कर रहा है। टी मतलब एक सर्कल है, उसको हम लोग कहीं पे भी शिफ्ट करते हैं तो पर उस सर्कल की ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी नहीं चेंज होती है। तो अगर हम लोग कोई भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की इक्वेशन को एक कर्व से एसोसिएट करके निकालने लगते हैं, यानी कि उसमें ऐसा करने लगते हैं कि उसको मतलब उसी कर्व में कुछ भर दो या उसी कर्व की इक्वेशन को लिख दो। और मतलब मेरा कहने का ये पॉइंट है कि एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इक्वेशन है अपने पास एक्स वाई में, ठीक है, और उसको हम लोग एक गिवन कर्व के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। तो अब ये गिवन कर्व चाहे उसका कुछ भी प्रॉपर्टी हो, चाहे कुछ भी हो, वो हमेशा वैलिड होगा। मतलब अगर उस टाइप का और कर्व और कहीं भी प्लेस्ड हो या उसकी सेंटर और कहीं पे भी हो, उसका फोकस और कहीं पे भी हो, तब भी वो चीज़ वैलिड होनी चाहिए। क्योंकि वहां पे उस मतलब उस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की इक्वेशन में अगर हम लोग एस का यूज कर रहे हैं, टी का यूज कर रहे हैं, तो उस एस और टी में कुछ सर्कल के सेंटर का कंट्रीब्यूशन नहीं है। उस सर्कल के सेंटर का कंट्रीब्यूशन नहीं है, बल्कि उस सर्कल की ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी का कंट्रीब्यूशन। इसीलिए ये टी स्क्वायर इक्वल्स टू एस एस वन, ये बाकी सारे जनरल सर्कल के लिए भी काम कर जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये कुछ बहुत ही बड़ा चीज है और ये हम लोग अप्रूव नहीं कर सकते हैं। हम लोग इस वाले में किए थे ना कि मतलब एक सर्कल दिया है, अब एक सर्कल दिया है और एक लाइन पॉइंट है, और इससे हम लोग को निकालना है पेयर ऑफ टेंजेंट्स का इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ टेंजेंट्स। तो सेम काम जैसे उसमें किए थे वैसा इसमें भी कर सकते हैं। बस बात ये है कि जैसे इसी में इतना लेंदी कैलकुलेशन आ रहा है, तो उसमें और भी लेंदी कैलकुलेशन आएगा, और उस रिजल्ट को डिड्यूस करने में कुछ हम लोग सीखेंगे भी नहीं ऐसा, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो यही है और इसको यूज करने से रिजल्ट आ ही जाएगा। तो एक बार हम लोग अगर खुद को वेरीफाई करना चाहते हैं तो एक बार वेरीफाई करके देख सकते हैं। पर बात वही है कि इक्वेशन यही आएगा, टी स्क्वायर इक्वल्स टू एस एस वन। इस वाली इक्वेशन को भी मतलब इस वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा कि अगर ये पॉइंट एक्स वन वाई वन है, ये सर्कल है जिसका सेंटर माइनस जी कॉमा माइनस एफ है, और ये पॉइंट आर है, तो अगर इससे भी हम लोग अपना इक्वेशन लिखने जाएंगे तब भी वो ऐसा ही आएगा, मतलब टी स्क्वायर इक्वल्स टू एस एस वन टाइप्स, ठीक है। और ये जो अपना क्वेश्चन था उसको फिर हम लोग आराम से कर लेंगे कि एस पता ही है, एस वन पता ही है, तो एक बार कर ही देते हैं। तो इसमें पहली बात, एस क्या होगा, एस होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर। एस वन क्या होगा, एस वन होगा टू स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर माइनस फोर, यानी कि फाइव स्क्वायर। और टी क्या होगा, टी होगा एक्स एक्स वन यानी कि टू एक्स प्लस वाई वाई वन यानी कि फाइव वाई माइनस फोर का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल, द गिवन सर्कल। और ये मैं देख लूंगा इसमें कुछ कैलकुलेशन एरर हो रहा होगा, मतलब ये मैं नोट्स में इसको करेक्ट करके डाल दूंगा कि यहाँ भी ये प्लस क्यों आ रहा है माइनस क्यों नहीं आ रहा है। बाकी चीज यही है, कॉन्सेप्ट यही है। तो अभी हम लोग आगे देखते हैं कि हम लोग को दिया है एक सर्कल, लेट ए बी द सेंटर ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर। इसका इक्वेशन जो दिया है, इसका इक्वेशन दिया है अपने को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फोर वाई माइनस ट्वेंटी इक्वल टू जीरो। इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो कैसे लिखेंगे, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर बराबर 25। इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखेंगे, यानी कि ये वैल्यू 5 होगी, ये वैल्यू 1,2। अच्छा, फिर कह रहा है बी 1,7 है, डी 4,-2 है। तो अगर हम लोग जब भी मतलब एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ऐसा सर्कल का प्रॉब्लम करें, तो अगर सर्कल का इक्वेशन दिया हो और मतलब ठीक ठाक इक्वेशन हो, बहुत रूट रूट में ना हो, तो ये सबसे अच्छा होता है कि उसका सेंटर ऐसा नोट कर लो, उसका रेडियस निकाल लो। ये फिर आगे मतलब ज्योमेट्रिकली हम लोग को बहुत हेल्प करता है। और फिगर बना लो, मतलब एक रफ टाइप का फिगर बना लो। तो ये मतलब 30 सेकंड का काम है। और ये आगे बहुत मतलब ऐसा अगर कोई बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ जाता है जिसमें हम लोग को इंट्यूशन नहीं मिल रहा है, तो ये इंट्यूशन बनाने में, इंट्यूशन मतलब दिखती चीजें जल्दी हैं इससे। तो ये मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा, जब भी हम लोग कोऑर्डिनेट की प्रॉब्लम सॉल्व करें तो ऐसा हम लोग फिगर बना लें, मतलब एक रफ टाइप का। और तो बी हम लोग कहाँ पे थे कि अपना B1,7 है, D4,-2 है, आर पॉइंट्स ऑन द सर्कल। देन if tangents be drawn at B and D which meet at C, then the area of the quadrilateral ABCD is। अच्छा, हम लोग को एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD निकालना है। तो जैसे हम लोग ने एक उस प्रॉब्लम किया था अभी, सी मतलब जिसमें सी निकाला था हम,
पर वो थोड़ा स्टैंडर्ड केस के लिए निकाला था। तो अभी हम लोग को सी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे ये सोचना पड़ेगा कि अभी सी कैसे निकलेगा। अच्छा, और अगर सी निकल गया तो एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, बी सी इंटू बी ए हो जाएगा बेसिकली, क्योंकि इसको हम लोग दो ट्रायंगल में तोड़ देंगे और इसका एरिया हाफ बेस हाइट, इसका एरिया हाफ बेस हाइट, तो टोटल एरिया बेस इंटू हाइट। तो बेसिकली हम लोग को ये वाली लेंथ निकालनी है, ये वाली। अच्छा, तो कोई मतलब ऐसा कोई जुगाड़ टाइप का हो सकता है क्या, मैं ये सोचना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, ठीक है। तो एरिया उधर, और ये अगर थीटा है तो ये वाला लेंथ होगा 5 cot थीटा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल मतलब एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 5 × 5 cot थीटा, यानी कि 25 cot थीटा। तो यार क्या हम लोग को ये cot थीटा आसानी से मिल सकता है क्या। और एक और चीज देखने वाली है कि ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल है, इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। ये बेसिक ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी है, मतलब ऐसा भी देख सकते हैं, तो बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये आर है, ये आर है, मतलब ये दोनों एंगल बराबर है। और उसके बाद ये 90 डिग्री है, ये एंगल सेम है, ये 90 डिग्री है, ये साइड सेम है, ये साइड सेम है, तो ये साइड भी सेम होगी, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड कॉमन है, तो ये जो दोनों छोटे वाले ट्रायंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। अच्छा, और अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी, यानी कि बेसिकली ये वाला पॉइंट इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट होगा। अच्छा, और और उसके साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम 90 होना, अरे 180 होना चाहिए, और दोनों एंगल्स बराबर है, तो दोनों को 90 के बराबर होना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, उसके बाद हम लोग को बेसिकली tan थीटा निकालना है। तो ये वाला पॉइंट अपना क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा 5/2 कॉमा 5/2, और ये 1,2 है ही, और ये पता है, तो अब क्या हम लोग को tan थीटा निकल जाएगा। जो tan थीटा होगा वो ये वाला लेंथ अपॉन ये वाला लेंथ होगा, और बेसिकली कॉट थीटा निकालते हैं ना हम लोग। अच्छा, tan थीटा निकालते हैं, तो ये वाला लेंथ क्या होगा, √5/2 - 1, 3/2 प्लस 2 - 5/2, यानी कि 1/2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ये वाला लेंथ क्या होगा, ये वाला लेंथ बेसिकली इसका आधा होगा, और इसका आधा यानी कि 3² + 9², यानी कि √81 + 9, 90 डिवाइडेड बाई 4, मतलब आधा है क्योंकि, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर √10 आ रहा है, नीचे √90 आ रहा है, तो ये आ रहा है 1/3। तो tan थीटा अपने पास 1/3 है, तो cot थीटा हो जाएगा 3, तो जो एरिया है वो हो जाएगा 25 cot थीटा, यानी कि 25/3। तो ये चीज़ थोड़ी ज्योमेट्री ध्यान में रखनी है, ऐसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाली। और ऐसा नहीं है कि ये सब प्रॉब्लम केवल ज्योमेट्री से ही करना है, और अगर इक्वेशंस का यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी होगा। बेसिकली मैंने ये क्वेश्चन लिया था इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, पर इक्वेशन से ही सॉल्व करने के लिए, पर मुझे ये अप्रोच दिखा तो मैंने ऐसे करवा दिया। पर अभी हम लोग इसको फिर से इक्वेशन से भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि मेन अपना इक्वेशन नहीं है, क्योंकि एग्जाम में ज्योमेट्री अपना साथ देगी कि नहीं ये हमेशा हम लोग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत मतलब ये तो एक बेसिक ज्योमेट्री थी, ये सब तो मान लो हो जाएगा दिख जाएगा, पर अगर कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम अगर हम लोग करने जाएंगे तो हमेशा ज्योमेट्री के भरोसे हम लोग नहीं रह सकते हैं। और अगर इक्वेशन इससे हम लोग फेमिलियरिटी बहुत अच्छे से कमांड नहीं डेवलप करेंगे तो वो हमेशा एक नुकसान नुकसान रहेगा हम लोग को, भले ही हम लोग उनका यूज ना करें, पर हम लोग को कमांड ना चाहिए उनपे, क्योंकि वही एक ऐसी चीज है जो हम लोग के साथ हमेशा रहेगी। तो इतना मैं ध्यान इसलिए दे रहा हूँ कि हम लोग को अभी सी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, और सी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम लोग बीसी का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। और बीसी का इक्वेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, x(x1 + y(y1) - ऐसे करके। तो चलो करते हैं। तो बीसी का इक्वेशन क्या होगा, बीसी का इक्वेशन होगा अपना x(x1) + y(y1) क्या है 7 - x (x + x1) -
एक्स प्लस एक्स वन, एक्स प्लस एक्स वन क्या है 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ वाई प्लस वाई वन माइनस 20 इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, एक्स का कोएफिशिएंट का कट जा रहा है। अच्छा, और वाई का कोएफिशिएंट आ रहा है 7y माइनस 2y 5y, और कांस्टेंट आ रहा है -1 -14, -1 -14 कितना हो गया -15, ये हो गया 35, विच इम्प्लाइज y इक्वल्स टू 7। ये अपना बीसी का इक्वेशन आ गया प्यारा सा। उसके बाद अपना जो है एसी का इक्वेशन निकालना है हम लोग को, सीडी का इक्वेशन। सीडी का इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 - 2 को वही टेंजेंट का इक्वेशन में पुट करेंगे। तो x इंटू एक्स वन प्लस वाई इंटू वाई वन माइनस एक्स प्लस एक्स वन। एक्स प्लस एक्स वन क्या होगा, x+4 माइनस वाई प्लस वाई वन, अरे -2 टाइम्स ऑफ वाई प्लस वाई वन। टू क्यों, 4/2, मतलब वो समझ ही रहे हो तुम लोग। 2 टाइम्स ऑफ वाई प्लस वाई वन यानी कि y-2 -20 इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे x का कोएफिशिएंट आएगा 3x, y का कोएफिशिएंट -2 -4 और कांस्टेंट आएगा यहाँ से -4, यहाँ से +4 कट गया इक्वल्स टू 20। अच्छा, और y को 7 रखेंगे तो ये कितना हो गया, 4 × 7 28, उस साइड गया तो 48, तो x की वैल्यू आ गई 16 और y की वैल्यू है 7। अपने पास ये वाला पॉइंट क्या आ गया, 16,7। मतलब ये भी बहुत ही लेंदी, कुछ ऐसा नहीं है कि लेंदी है, ये भी आसानी है, कुछ उसमें दिक्कत नहीं है। दोनों अप्रोच मतलब ठीक ही ठाक है, कोई ऐसा कोई बहुत कम टाइम बहुत ज़्यादा टाइम ऐसा नहीं है। और ये वाला हम लोग को आना ही चाहिए और इसका खूब प्रैक्टिस करना है, इस पे एकदम कमांड होना चाहिए। यही सब क्योंकि मतलब प्रैक्टिकल बात किया जाए तो एडवांस के क्वेश्चन में क्या होगा कि वो ऐसा इतना इजी लल्लू टाइप का नहीं होगा कि एक ट्रायंगल दिया है, एक बार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेक्शन निकालना है। अभी 2022 का ही पेपर अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की प्रॉब्लम में ये था कि पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करो, फिर ये करो, फिर ये वो करो, 2 बार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। मल्टीपल करेक्ट टाइप का क्वेश्चन बना के दे दिया था उन्होंने, और उसमें 3 4 बार हम लोग को यही करना था, हमें 2 लाइंस का इंटरसेक्शन फाइंड करना था। तो वो सारी चीजें बहुत ही टाइम ले लेंगी अगर प्रैक्टिस ना हो तो हम लोग को इन सब चीज़ों पे एकदम कमांड होना चाहिए अपने इक्वेशंस पे। और जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं छोटी छोटी, कि 2 लाइन के बीच का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालें, तो ये चीज़ें एकदम क्विक करने आना चाहिए हम लोग को एकदम quick, कि देखते ही हम लोग कर ले। और ये 16,7 है, 1,7 है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा 15। यार ये क्या आ रहा है, तो अपना जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 5 × 15, दैट इज इक्वल टू 75। अच्छा, यहाँ पे मुझे कॉट थीटा इक्वल्स टू 3 था, तो 25 × 3 करना चाहिए था 75। तो यहाँ से भी 75 आ रहा है, यहाँ से भी 75 आ रहा है, तो हम लोग देख सकते हैं कि अपना काम हम लोग का सही है। तो इस वाले सवाल का जो आंसर है वो 75 आएगा। अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन है हम लोग के पास कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पी ओ आई, मतलब यहाँ पे मेरा मतलब है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the equation, point of intersection of tangents to the circle x square plus y square minus 6x plus 4y minus 12 which are parallel to the line 4x minus 3y plus 6 equals to 0। ये मैं, तुम लोग देख रहे होगे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का क्वेश्चन बार बार ले रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम में जब आ जाता है तो बहुत बार डायरेक्टली क्लिक नहीं करता है, इसीलिए। तो चलो करते हैं। हम लोग को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है टेंजेंट्स का जो कि पैरेलल है 4x - 3y + 6 इक्वल टू 0 के। तो बेसिकली पहले टेंजेंट्स निकालनी पड़ेंगे, क्या वास मतलब टेंजेंट्स निकालनी पड़ेंगी। वैसे आसान काम है, निकाल लेते हैं। मान लिया कि दिस इज अ टेंजेंट, अगर ये टेंजेंट है तो इसकी सेंटर से डिस्टेंस जो है वो आर के बराबर होनी चाहिए। सेंटर अपना आ रहा है 3, -2, और जो इसको सिंप्लीफाई करने पे लिखेंगे तो ये बनेगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y + 2 का होल स्क्वायर। ये बराबर है, ये 9 4 13 13, और यहाँ पे -12 आना चाहिए, तो ये 25 हो गया, ये 5 हो गया। ये वाला डिस्टेंस 5 होना चाहिए, यानी कि बेसिकली इसको 3, -2 को इसमें फिट करेंगे तो ये आएगा 12, 12 + 6 18, 18 + c का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे नीचे, अरे आसान आराम से करते हैं। एक बार सी आएगा अपना -15 सा 43, और एक बार सी आएगा थोड़ा अच्छा सा 7। अच्छा, सी का 2 वैल्यू आ गया अपने पास, इक्वेशन ऑफ द लाइन आ गया। अब हम लोग को फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है।
तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि x माइनस x1 अपॉन 4 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन, ये सब लोग को याद होगा कि हम लोग कैसे निकालते थे कि अगर ये x1 y1 पॉइंट है और हम लोग को ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है, इस लाइन का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये अल्फा कॉमा बीटा क्या आता है? अल्फा कॉमा बीटा आता है कि x माइनस अल्फा बाई ए इक्वल्स टू वाई माइनस बीटा बाई बी इक्वल्स टू माइनस ए एक्स ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसको लोग इग्नोर भी कर देते हैं। मतलब मैं बहुत बार इग्नोर कर देता था और मुझे बाद में समझ में आया कि ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स है ना, ये इसका यूज़ करके आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। और अगर मान लो हम लोग इस पे आ जाएं कि इसका यूज़ नहीं करना है, तो हम लोग का बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये चीज़ को एकदम ध्यान में रखना है। और यार ये सर्कल के लिए इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है हम लोग के पास कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, और सारे कर्व्स के लिए है, होती भी नहीं है। तो अगर सर्कल के पास इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है तो उसका यूज़ करना चाहिए ना। तो चलो अपना काम करते हैं कि x माइनस 3/4 इक्वल्स टू वाई प्लस 2/, क्या बी, व्हाट इज बी, -3 इक्वल्स टू, यहाँ पे नीचे आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 25, और ये ऊपर आता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी माइनस में। तो 4 3 -2 को इसमें डालेंगे तो आएगा 3 -2 18 + c। अच्छा ये तो 18 + c ही आ गया। और 18 + c अपने पास क्या था? एक बार 25 था, एक बार -25 था। तो बेसिकली कुछ ऐसा आएगा, यानी कि ये बेसिकली +-1 आएगा, यानी कि x अपना क्या आएगा? ये -+1 आएगा बेसिकली, अगर बात किया जाए तो एक बार आएगा 3 + 4, 3 + 4 आएगा तो ये आएगा -3 + 2, और एक बार आएगा 3 - 4, और y तब क्या आएगा? -3 + 2। तो ये अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। तो हम लोग ने यहाँ पे यही वाला मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट यूज किया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालने के लिए। और हम लोग इसको और भी अप्रोचेस से कर सकते थे, मतलब उस वाले तरीके से भी कर सकते थे कि वो बनाते हैं, क्वाड्रेटिक बनाते हैं, फिर उसमें हम लोग डिस्क्रिमिनेंट जीरो करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट जीरो करते हैं तो वो कुछ x प्लस समथिंग का होल स्क्वायर टाइप का बनता वो। तो दैट समथिंग इज व्हाट, दैट समथिंग इज एक्चुअली दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और अगर हम लोग को अल्फा पता चल जाता और लाइन का इक्वेशन पता चल जाता तो फिर हम लोग y निकाल लेते। पर वो एक बहुत लेंदी अप्रोच होती है मुझे ऐसा लगता है, इसके कंपैरिजन में ये कुछ एकदम डायरेक्ट अप्रोच है। तो इसको ध्यान में रखना है, एकदम टेम्पलेट टाइप क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन मतलब ये कॉन्सेप्ट बिल्ड करने वाले क्वेश्चन है। और इन क्वेश्चंस में ये सारे जो छोटी छोटी चीजें यूज हो रही हैं उनको ध्यान में रखना है। जैसे ये एक सर्कल का क्वेश्चन है पर इसमें स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। ये हम लोग आगे जाएंगे तो और भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे चैप्टर एक दूसरे में लीन होते जाएंगे। तो हम लोग को जो इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सारे चैप्टर के ध्यान में रखना है, नहीं कि सर्कल पढ़ने लैंग्वेज है स्ट्रेट लाइन पढ़ना है तो सर्कल ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो हम लोग ने टेंजेंट देखा था एक सर्कल का। तो व्हाट इज नॉर्मल, नॉर्मल का डेफिनेशन क्या होता है? जैसे टेंजेंट का तो हम लोग ने बहुत अच्छा एक डेफिनेशन डिफाइन किया था जो सारे कर्व्स के लिए वैलिड था, कि अगर एक पॉइंट क्यू है एक पॉइंट पी है और पी पे टेंजेंट निकालना है तो क्यू शुड मूव टूवर्ड्स पी। और जब क्यू पी के इनडेफिनेटली क्लोज आ जाता है तो जो पी क्यू का लाइन सेगमेंट होता है वही पी पे टेंजेंट होता है। दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट टू एनी कर्व एट अ पॉइंट पी। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल? नॉर्मल का डेफिनेशन बहुत सीधा है, नॉर्मल का अपना कोई अस्तित्व तो है नहीं, वो टेंजेंट के साथ ही एग्जिस्ट करता है। तो नॉर्मल का सीधा साधा डेफिनेशन है कि टेंजेंट की लाइन, जो लाइन टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो, सीधी सीधी बात। मतलब पॉइंट ऑफ, जैसे अगर पी पे हमने एक टेंजेंट खींची तो पी पे जो लाइन टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो, दैट इज नॉर्मल। बस नॉर्मल का इतना ही डेफिनेशन है और कुछ नहीं है। अच्छा, अब नॉर्मल का जो ये डेफिनेशन हम लोग बोले इसमें दो पॉइंट है नॉर्मल का, मतलब नॉर्मल के बारे में दो चीज जाने कि नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एंड नॉर्मल पासेस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व एंड द टेंजेंट। बस यही है। मतलब अगर पी पे टेंजेंट खींचे हैं तो जो नॉर्मल है वो पी से पास करेगी और टी के टेंजेंट होगी। तो चलो आगे। एक सर्कल का जो नॉर्मल है उसकी बहुत ही एक स्पेशल कंडीशन होती है।
मतलब कि वो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास करता है। तो अभी हम लोग उसी को देखेंगे कि अपन ने क्या किया कि P एक पॉइंट था। कहाँ गया मेरा कर्सर? ये एक P पॉइंट था, यहाँ पे अपना टेंजेंट हम लोग ने खींचा और हम लोग को अब नॉर्मल निकालना है। अब नॉर्मल निकालना है तो हम लोग क्या कहे थे, हम लोग ये कहे थे कि जो नॉर्मल होगा n, इट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट एंड इट विल पास थ्रू P। अच्छा, अब हम लोग एक और चीज क्या जानते हैं, एक और चीज हम लोग ये जानते हैं कि जो रेडियस होती है, मतलब ये वाला जो सेंटर से टी को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, ये हमेशा टी के परपेंडिकुलर आता है। इस सर्कल के टेंजेंट की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और अगर ऐसा है तो यही लाइन तो नॉर्मल हो जाएगी। क्यों नॉर्मल हो जाएगी? क्यों? क्योंकि ये पी से पास कर रही है और टी के परपेंडिकुलर है। So the line joining P to the center of the circle will be a normal to the circle at the point P. So this is a very important definition for circle. तो यहाँ भी मैंने कुछ लिखा है वो देख लेता हूँ कि the slope of the normal equals to minus times of the slope of tangent। मतलब ये obvious सी बात है, दोनों परपेंडिकुलर है तो ये होगा ही। और and it passes through the point of intersection of the curve and tangent। हाँ ठीक है, मतलब ये डेफिनेशन है नॉर्मल का। और फिर since tangent at P is always perpendicular to CP, hence CP is the required normal। तो यही मैं अपना जो बोला था उसी को लिख दिया हूँ कि CP अपना रिक्वायर्ड नॉर्मल होगा एंड नॉर्मल टू अ सर्कल। आगे चलते हैं। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना मतलब बहुत आसान काम है। तो यहाँ पे हम लोग पहले अपना जो बेसिक सर्कल है उसके लिए निकालते हैं। ये है सर्कल जिसका सेंटर है 0,0, रेडियस है ए, ये पॉइंट है x1 y1। इस पे नॉर्मल निकालना है। नॉर्मल कुछ ऐसा होगा। नॉर्मल के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, नॉर्मल के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि नॉर्मल जो है वो 0,0 से पास कर रहा है। और हाँ, यही जानते हैं कि 0,0 से पास कर रहा है। और x1 y1 से हम लोग नॉर्मल के बारे में एक सर्कल के क्या जानते हैं, हम लोग ने ये कहा कि अगर एक पॉइंट P है तो जो नॉर्मल है इट ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर। तो अब उस नॉर्मल पे हम लोग को एक पॉइंट P पता चल गया, एक सेंटर पता चल गया, तो आसानी से हम लोग उसका इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे? y-y1 अपन x-x1 इक्वल्स टू y-0 बाई x-0 इक्वल्स टू y1 - 0 बाई x1 - 0। यानी कि y बाई x इक्वल टू y1 बाई x1। ये अपना रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा नॉर्मल का। अच्छा, वहीं पे अगर हम लोग ये मान लो पहला केस था स्टैंडर्ड वाला, अब ये केस ले लें कि सेंटर जो है वो -g, -f पे है, तो क्या कुछ बदलेगा? नहीं, कुछ खास नहीं बदलेगा। बेसिकली हम लोग को क्या करना है, जो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल होगी वो y x1 y1 और -g, -f को ज्वाइन करने वाली लाइन होगी। तो बस वही लिख देते हैं टू पॉइंट फॉर्म में कि y प्लस जी अपॉन एक्स प्लस एफ, दिस इज इक्वल टू y1 प्लस जी अपॉन x1 प्लस एफ। ये अपना इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल हो जाएगा। और तीसरा एक और चीज देख लेते हैं कि अगर अपना पॉइंट जो है वो कुछ, ये सेंटर 0,0 है इस बार, ये ए कॉस टी कॉमा ए साइन टी है। तो अगर मतलब पैरामेट्रिकली अगर टी है अपना पॉइंट, तो उस पे नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा? तो उस पे नॉर्मल का इक्वेशन वही होगा कि y-0 बाई x-0 इक्वल्स टू x1 माइनस, अरे y1 - 0 बाई x1 - 0। तो y1 - 0 बाई x1 - 0, ये a से a कटा, ये आ गया tan t। तो y इक्वल्स टू x tan t। ये बहुत इजी है नॉर्मल का इक्वेशन। मतलब नॉर्मल का इक्वेशन डायरेक्टली क्या होगा जनरल सर्कल के लिए कि y इक्वल्स टू x tan t, या y बाई x इक्वल टू x1 y1 बाई x1। चलो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है हम लोग के पास कि इफ द स्ट्रेट लाइन ax प्लस by इक्वल्स टू 2, चाहिए कि स्ट्रेट लाइन दिया है ax प्लस by इक्वल्स टू 2, टचेस दिस सर्कल। इस सर्कल का सेंटर है -1, 0 पे, और रेडियस क्या हो गई? रेडियस यहाँ 1 1 ऐड करो दोनों साइड, रेडियस होगी 2, एंड इज नॉर्मल टू दिस सर्कल। अच्छा, ये लाइन जो है वो इस सर्कल के नॉर्मल है। द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली। अच्छा, अगर कहे कि a line is normal to a circle, the line is
नॉर्मल टू गिवन सर्कल, मतलब सर्कल गिवन है और लाइन के बारे में कुछ बताया नहीं है, तो उस लाइन के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं पक्के से? अगर हम लोग थोड़ा सोचें तो उन्होंने क्या कहा था कि अगर एक सर्कल गिवन है और कोई पॉइंट पी है, उस पर अगर नॉर्मल खींचना है तो वो पक्का से सेंटर ऑफ द सर्कल से पास करेगी। यानी कि अगर कोई भी नॉर्मल खींचेंगे तो वो हमेशा सेंटर ऑफ द सर्कल से पास करेगी। तो अगर एक लाइन एक सर्कल गिवन सर्कल के लिए नॉर्मल है, तो उस लाइन को सेंटर ऑफ द सर्कल से पास करना ही पड़ेगा। तो मतलब इस वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो अपनी लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू टू, जीरो नहीं टू, अगर वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई इक्वल टू सिक्स के लिए नॉर्मल है, तब उसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई इक्वल टू सिक्स के सेंटर से पास करना पड़ेगा। अच्छा, और सेंटर इसका क्या है, जीरो कॉमा टू, जीरो कॉमा टू से पास करेगी तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि टू बी इक्वल्स टू, बी इक्वल्स टू वन। तो अपना इक्वेशन क्या आ गया, ए एक्स प्लस वाई बराबर टू, और ए एक्स प्लस वाई बराबर टू की जो सेंटर से डिस्टेंस है माइनस वन कॉमा जीरो से जो डिस्टेंस है वो टू के बराबर है। अच्छा, यानी कि माइनस एक्स माइनस टू, यही ना, माइनस ए माइनस टू, सॉरी एक्स की जगह हम लोग माइनस वन रखेंगे, माइनस ए माइनस टू डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वन, दिस इज इक्वल टू टू। तो ए प्लस टू का होल स्क्वायर बराबर फोर ए स्क्वायर प्लस वन। इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस फोर ए प्लस फोर, फोर फोर कट गया, थ्री ए स्क्वायर बराबर फोर ए। इसका मतलब ए बराबर जीरो और ए बराबर फोर बाई थ्री, दो ए की वैल्यू आई। अच्छा, इसमें दो ए की वैल्यू क्यों आ रही है? ये थोड़ा सा ट्रिकी है। बेसिकली दो ए की वैल्यू इसलिए आ रही है कि हम लोग ने क्या कहा था कि एक लाइन है जो कि इस पॉइंट इस सर्कल के सेंटर से पास कर रही है। तो ये तो बात वही हो गई ना कि हम लोग एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींच रहे हैं, इसीलिए दो ए की वैल्यू आ रही है। ये क्वेश्चन वही था कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग दो टेंजेंट खींच रहे हैं, उसी के बराबर हो गया ये क्वेश्चन। अब कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की बात करते हैं। अच्छा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का नाम सुन के हम लोग को क्या समझ में आ रहा है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का बेसिकली नाम सुन के ही और फिगर ही सब बता दे रहा है कि ये वाली जो लाइन है यही अपनी सीओसी होगी, सीओसी गेम वाला नहीं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट वाला। तो ये वाली लाइन ही अपनी सीओसी होगी, और इसको फॉर्मली अब डिफाइन करना है तो ऐसे कह लो कि एक पॉइंट पी है, ठीक है, और वहां से एक सर्कल पे दो टेंजेंट खींचे, हम लोग दो ही खींच सकते हैं एक एक्सटर्नल पॉइंट से, दो टेंजेंट खींचे और वो ए और बी पे इंटरसेक्ट किया, तो ए और बी को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू दैट सर्कल। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट पी if we draw tangents and if these tangents intersect the circle at A and B, then the chord of contact is LAB। तो अभी मैंने इसको देख लेते हैं कि अब हम लोग को इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन निकालना है, मान लो कैसे निकालेंगे उसको। अब एक काम तो हम लोग कर सकते हैं कि जैसे एक्स वन वाई वन पता है, सेंटर पता है, सर्कल पता है, सॉरी सर्कल का इक्वेशन पता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, मान लो सिंप्लिसिटी के लिए। ये अपना सर्कल का इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एक पॉइंट है पी एक्स वन कॉमा वाई वन, और यहाँ से हम लोग को ए बी का इक्वेशन निकालना है। तो अगर ये प्रॉब्लम हम लोग के सामने डायरेक्ट आए तो हम लोग क्या कैसा सोचेंगे? हम लोग ऐसे ही सोचेंगे कि हम लोग मतलब ए और बी का इक्वेशन निकालना सीखे ही हैं कि यहाँ से पहले इन दोनों टेंजेंट्स का इक्वेशन निकालो, उसके बाद पॉइंट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर का इक्वेशन निकालो। और वैसा करने में मतलब ठीक है, दैट इज द ऑब्वियस अप्रोच, पर एक बहुत ही गलत टाइप की अप्रोच हम लोग को मिलती है, या फिर हम लोग देखते हैं, और उसी को चलो आज देखते हैं। और उस वो बहुत ही नॉन इंट्यूटिव है, मैं पहले ही कह रहा हूँ कि एकदम नॉन इंट्यूटिव है। उसको पहली बार में कुछ सोच ले तो वो गलत है, और उसको चलो देखते हैं। बेसिकली हम लोग को इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, इस वाली। अच्छा, तो अगर कुछ ऐसा हो कि इस लाइन पे दो पॉइंट्स हो, मान लो ए और बी जो है वो एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू है, दो पॉइंट्स, और कुछ हम लोग को ऐसा इक्वेशन मिले कि टू एक्स वन मतलब ए एक्स वन प्लस बी वाई वन इक्वल टू सी
और ax2 प्लस by2 इक्वल टू सी। अगर हम लोग को ए बी सी कुछ ऐसा मिल जाए जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो फिर हम लोग तब तो डायरेक्टली कह सकते हैं ना कि ए बी का इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी होगा। अच्छा, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एक्स ए मतलब मान लो कि ए और बी किसी एल लाइन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। a1x प्लस b1y इक्वल टू सी। और तब भी हम लोग का क्या आता? हम लोग के पास यही आता, a1x1 प्लस b1y1 इक्वल टू सी और a2x2 प्लस b2y2 इक्वल टू सी। और सेम चीज हम लोग को यहाँ पे मिल रही है। बेसिकली मेरा पॉइंट क्या है यहाँ पे कहने का, थोड़ा तुम लोग कंफ्यूज हो गए होगे, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एक बार। मैं बस ये कह रहा हूँ कि हम लोग को कोई ऐसा ए बी और सी मिल गया, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन इक्वल टू सी है, ये पता है हम लोग को। और ए एक्स टू प्लस बी वाई टू इक्वल टू सी है, ये भी पता है हम लोग को। और फिर मैं बस यहाँ से ये कह रहा हूँ, तुम ये बताओ कि व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी। बस इतना बताओ। एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू आर पॉइंट्स ऑन ए बी, मतलब एक्स वन वाई वन ए एक्स टू वाई टू बी। मतलब इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, डायरेक्ट हम लोग को अपना जो डेफिनेशन है लाइन का, एक लाइन का डेफिनेशन मतलब क्या? एक मतलब अगर ए और बी किसी एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो वो पहली बात कि केवल एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे। और अगर हम लोग ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी वाली लाइन को देखें, ऑब्जर्व करें, तो अगर इस वाली लाइन में एक्स वन वाई वन फीड किया जा रहा है तो हम लोग को जीरो मिल रहा है, यानी कि एक्स वन वाई वन लाइज ऑन दिस line. Similarly, x2 y2 also satisfies the equation of this line, which implies that x2 y2 also lies on this line. Now x1 y1 and x2 y2 both lie on that line, and we know that from 2 points we can make only one line. From two distinct points we can make only one line. So ax plus by equal to c is the equation of ab. ये तो पहली चीज हो गई जो हम लोग कर रहे हैं। चलो, हम लोग को और क्या क्या पता है? हम लोग को यार ये पता है कि ए पे अगर टेंजेंट लिखा जाए तो वो तो ए पे जो टेंजेंट लिखी जाएगी उसको पी सेटिस्फाई करेगा, और सिमिलरली बी पे जो टेंजेंट लिखी जाएगी उसको भी पी सेटिस्फाई करेगा। ये दोनों चीज हम लोग को पता है। तो सेम काम हम लोग करते हैं कि ए पे एक टेंजेंट का इक्वेशन लिखते हैं। अपना सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा? एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये टेंजेंट का इक्वेशन होगा। इसको हम लोग कह देते हैं एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। अच्छा, और हम लोग को क्या पता है कि एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट इस इक्वेशन में रखेंगे तो जीरो मिलेगा। सिमिलरली अगर इस टेंजेंट की बात की जाए तो इसका इक्वेशन होगा एक्स एक्स टू प्लस वाई वाई टू इक्वल टू ए स्क्वायर, और एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। अब बस रुक जाओ। अब ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन ध्यान से देखो, इसमें क्या हो रहा है। अगर हम लोग इसको इस चीज से कंपेयर करें जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप में लिखा है, तो बेसिकली अगर हम लोग कोई ऐसा इक्वेशन बनाए एक्स एक्स नॉट प्लस वाई वाई नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर, तो इस वाले इक्वेशन में एक्स वन कॉमा वाई वन रखने पे ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। एक्स टू कॉमा वाई नॉट फिट कर इस वाले इक्वेशन में हम लोग को जीरो मिला है, यानी कि एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू बोथ सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, and this is the equation of a straight line. This is the equation of a straight line which passes through A as well as B. So this is only the equation of AB, और this is only the equation of the chord of contact. और की इक्वेशन क्या हो गया? एक्स एक्स नॉट प्लस वाई वाई नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर। मतलब ऐसा है कि अगर एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट इस सर्कल पे, मतलब है नहीं पॉइंट, बस मैं रेफरेंस के लिए कह रहा हूँ कि एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट इस सर्कल पे कोई पॉइंट होता, तो उस पे जो टेंजेंट का इक्वेशन लिखते वो भी तो ये लिखते एक्स एक्स नॉट प्लस वाई वाई नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर। और सेम टू सेम इक्वेशन हम लोग को कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का भी मिल रहा है। तो यहाँ हम लोग को एक बहुत ही सुंदर चीज दिखती है कि अगर कि एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट सर्कल के करीब जाता जाए जाता जाए जाता जाए जाता जाए जाता जाए, तो जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है वो इधर आती जाएगी, और इवेंचुअली अगर ये पी सर्कल के सरकमफेरेंस पे ही आ जाता है, तो जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है वही टेंजेंट बन जाएगी। इसीलिए तो इक्वेशन सेम आ रहा है। यही बात है, ये मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था, और ये पूरी एकदम मतलब हैशटैग ब्यूटीफुल टाइप।
और इसमें बहुत ही सिंपल लॉजिक लग रहा है केवल, और इक्वेशन मिल रही है। तो ये सारी प्रूफ तो मतलब मैंने अपना बेस्ट दिया है एक्सप्लेन करने के लिए, और मुझे लगता है कि तुम लोग को याद रहेगा सब लोग को। और अगर प्रूफ याद भी ना भी रहे तब भी चिल है, कोई उतना दिक्कत नहीं है। पर प्रूफ मतलब इजी है, कुछ ऐसा उसमें मैथमेटिक्स नहीं है, केवल लॉजिक है। तो इसको एक दो बार खुद से अगर हम लोग करें तो ये हम लोग के दिमाग में बैठ जाएगा। पर जो बात इंपॉर्टेंट है कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन एकदम दिमाग में रखना चाहिए, कि इसका बहुत एप्लीकेशन होता है, बहुत एप्लीकेशन होता है, और बहुत ही ज्यादा एप्लीकेशन होता है। यानी कि अगर एक पॉइंट पी है, मैंने अगर तुमको एक पॉइंट 1,2 दे दिया, एक सर्कल का इक्वेशन दे दिया, और फिर मैंने कहा जैसे इस सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, बार बार लेते हैं मान लो 5 है, और मैंने कहा कि इसके कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन लिखो, तो तुमको बिना सोचे हुए क्या लिख देना है, x + 2y - 5 = 0। मतलब ये एकदम डायरेक्ट आना चाहिए, इसमें कोई सोचना पड़े ही ना, और डायरेक्ट समझ में आना चाहिए कि ये वाला जो इक्वेशन है उसमें क्या करना है कि 1,2 को टेंजेंट की इक्वेशन के तरीके से लिख देना है सीधे। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं स्लाइड पे। तो यही चीज़ मैंने बेसिकली फॉर्मली, कि अगर कोई नोट्स पढ़े तो उसको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज का मैं वाइंड अप करता हूँ। थैंक्स।